तो आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसमें एक कह सकते हैं कि विरोधाभास की भरमार है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो याचिकाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में एक अटूट विश्वास दिखता है। और दूसरी तरफ इसी दौर ने भारत की आज़ादी की सबसे मजबूत नींव रखी। हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती 20 सालों के। जी, 1885 से 1905 तक, जिसे उदारवादियों का युग कहा जाता है। बिल्कुल। और ये विरोधाभास कितना गहरा था, इसका अंदाजा लॉर्ड कर्जन के 1900 के एक बयान से लग सकता है। अच्छा। उन्होंने कहा था कि भारत में उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है कांग्रेस को उसकी शांतिपूर्ण मौत में मदद करना। अरे वाह! जाहिर है इतिहास ने कुछ और ही तय कर रखा था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये उदारवादी नेता कौन थे, उनका काम करने का तरीका क्या था और कैसे उनकी इस विनम्र राजनीति ने शायद अनजाने में ही एक बड़े क्रांतिकारी आंदोलन का मंच तैयार कर दिया। बिल्कुल यही सवाल है। तो चलिए उसकी परतें खोलते हैं और समझते हैं कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोखले जैसे नेताओं की असली रणनीति क्या थी। क्या वे सच में अंग्रेजों के प्रशंसक थे या उनकी ये विनम्रता एक सोचा समझा राजनीतिक दांव था? ये सवाल ही इस पूरे दौर का सार है। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि उनका मूल विश्वास क्या था। जी। इन नेताओं का, जिनमें WC बैनर्जी, DE वाचा जैसे बड़े नाम भी शामिल थे, ठीक है। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन अपने आप में बुरा नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, उनकी समस्या ब्रिटिश शासन से नहीं बल्कि भारत में चल रहे अब्रिटिश शासन से थी। ब्रिटिश और अब्रिटिश शासन, इसमें क्या फर्क हुआ? मतलब ये था कि वे मानते थे कि ब्रिटेन के लोग और उनकी संसद वो मूल रूप से न्याय और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ठीक है। लेकिन भारत में जो अंग्रेज अधिकारी बैठे हैं, जो नौकरशाह हैं, वो यहाँ की असली हालत से या तो अनजान है या फिर जानबूझकर इंग्लैंड को अंधेरे में रख रहे हैं। अच्छा, तो उनका मानना था कि अगर सही तथ्य और तर्क ब्रिटिश जनता और संसद के सामने रखे जाएं, तो वो जरूर भारत के साथ न्याय करेंगे। बिल्कुल। उनका पूरा खेल ही इसी भरोसे पर टिका था कि समस्या सिस्टम में नहीं, सिस्टम चलाने वाले कुछ लोगों में या फिर जानकारी के अभाव में है। और शायद इसी सोच से उनकी वो मशहूर प्रेयर एंड पिटिशन की रणनीति निकली। हाँ, प्रार्थना और याचिका। उन्होंने कभी सीधी टक्कर का रास्ता नहीं चुना। उनकी रणनीति 2 स्तरों पर काम करती थी। 2 स्तरों पर। पहला, भारत के अंदर एक मजबूत जनमत तैयार करना, लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, उनमें एक राष्ट्रीय चेतना जगाना और उन्हें याचिकाओं, प्रस्तावों के जरिए अपनी मांगों को आवाज देना सिखाना। ठीक है, ये तो हुआ देश के अंदर का काम। और दूसरा स्तर? दूसरा, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो था सीधे ब्रिटेन में अपनी बात पहुंचाना। हाँ, और इस काम को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया था, है ना? बहुत ज्यादा। 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इंडिया नाम का एक जर्नल भी शुरू किया गया, ताकि ब्रिटेन के सांसदों और जनता को भारत का नजरिया पता चले। जी। दादा भाई नौरोजी ने तो अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और अपनी कमाई का भी एक बड़ा हिस्सा इसी काम में लगा दिया। लंदन में रहकर भारत के लिए लॉबिंग करते रहे। मतलब एक लड़ाई भारत में भारतीयों को जगाने के लिए और दूसरी लड़ाई लंदन में अंग्रेजों को समझाने के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ याचिकाएं भेजने से कुछ हो रहा था? शुरू में तो बहुत कम, लेकिन उदारवादियों का सबसे बड़ा हथियार कोई याचिका या भाषण नहीं था। तो फिर क्या था? उनका सबसे बड़ा हथियार था डेटा, आंकड़े, इकोनॉमिक्स। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव पर वो हमला किया जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हाँ, अब उस चीज पर आते हैं जिसने अंग्रेजी हुकूमत के नैतिक श्रेष्ठता के दावों की पूरी हवा निकाल दी। बिल्कुल। ये कोई बम या बंदूक नहीं थी, बल्कि अकाउंटिंग और आंकड़े थे। शायद उदारवादियों का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी योगदान ब्रिटिश साम्राज्यवाद की उनकी आर्थिक आलोचना ही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दादा भाई नौरोजी, RC दत्त और दिनशा वाचा जैसे नेताओं ने जो किया वो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी कैसे? क्योंकि उन्होंने भावनाओं या नारों पर नहीं बल्कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर यह साबित किया कि अंग्रेजी राज भारत को सभ्य नहीं बना रहा बल्कि उसे सिस्टमैटिकली लूट रहा है। और यहीं से निकली उनकी वो मशहूर ड्रेन थ्योरी,
धन निष्कासन का सिद्धांत, हम सबने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये कितना बड़ा धमाका रहा होगा। अब इसे एक वैचारिक भूकंप जैसा समझ सकती हैं। देखिए, आम धारणा ये बनाई गई थी कि अंग्रेज भारत में तरक्की ला रहे हैं, रेलवे, डाक, कानून व्यवस्था। जी। ड्रेन थ्योरी ने इस पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से बताया कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन इंग्लैंड जा रहा है और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा। किस रूप में जा रहा था ये पैसा? ये सैलरी के रूप में, पेंशन के रूप में, ब्रिटिश सेना के रखरखाव और कर्ज पर ब्याज के रूप में। एक तरफा बहाव था। मतलब उन्होंने पहली बार एक अकादमिक और डेटा आधारित तर्क दिया जिसने भारत की गरीबी को सीधे सीधे ब्रिटिश नीतियों से जोड़ दिया। ये कहना कि हमारी गरीबी के जिम्मेदार आप हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। और ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं था। इस थ्योरी के आधार पर उन्होंने ठोस मांगे रखी। जैसे कि उन्होंने कहा, भू राजस्व कम करो, नमक पर टैक्स हटाओ, सेना पर खर्च घटाओ, क्योंकि ये भारत की नहीं बल्कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए है, और सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय उद्योगों को सरकारी मदद देकर बढ़ावा दो। तो उन्होंने भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदलने की पूरी प्रक्रिया का पर्दाफाश कर दिया। बिल्कुल। तो एक तरफ वो आर्थिक मोर्चे पर ये साबित कर रहे थे कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये बता देना काफी नहीं था। उन्हें सिस्टम के अंदर घुसकर उसे बदलने की भी जरूरत थी, और यहीं से उनका राजनीतिक और संवैधानिक संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल। आर्थिक शोषण का असली इलाज तो राजनीतिक शक्ति से ही हो सकता था, और उस समय भारतीयों के पास राजनीतिक शक्ति के नाम पर सच कहें तो कुछ भी नहीं था। जो विधान परिषदें थी वो भी तो बस नाम के लिए थी, एक तरह का मजाक थी। 1861 के एक्ट के तहत बनी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक शक्तिहीन संस्था थी। उसका काम सिर्फ सरकारी फैसलों पर मोहर लगाना था, और उसमें भारतीयों की भागीदारी भी तो ना के बराबर थी। ना के बराबर। आप सोचिए, 1862 से 1892 तक, यानी पूरे 30 सालों में सिर्फ 45 भारतीयों को मनोनीत किया गया था। सिर्फ 45? 30 साल में, हाँ, यानी औसतन साल में 1 या 2 भारतीय। और ये भी कौन थे? ज्यादातर अमीर जमींदार, राजे रजवाड़े और सरकार के वफादार लोग। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर था, असल शक्ति नहीं। तो उदारवादियों ने इस थिएटर को बदलने के लिए क्या किया? उनकी शुरुआती मांगे क्या थीं? उनकी मांगे बहुत सीधी सादी थी। पहला, परिषदों का विस्तार करो, मतलब इसमें और ज्यादा भारतीय हों। और दूसरा, इन परिषदों को ज्यादा शक्तियां दो, खासकर बजट पर चर्चा करने और सवाल पूछने का अधिकार। उस सिस्टम को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे, बस उसमें अपनी जगह बनाना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन जब 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया तो उनकी ये मांगे कुछ हद तक ही पूरी हुई। वे उससे ज्यादा खुश नहीं थे। खुश बिल्कुल नहीं थे। नहीं। उन्होंने कांग्रेस के हर सत्र में इसकी तीखी आलोचना की, और यहीं से उनकी मांगों का दायरा बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा। अब वो सिर्फ ज्यादा सदस्य नहीं बल्कि निर्वाचित सदस्य चाहते थे। वो परिषदों में चुने हुए भारतीयों का बहुमत चाहते थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया जो सीधा अमेरिकी क्रांति से प्रेरित था। प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जी। ये तो बहुत बहुत बड़ा कदम था। एक विनम्र याचिकाकर्ता समूह से नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन तक का सफर, ये तो उनके तरीकों में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और बात यहीं नहीं रुकी। 1904 में दादा भाई नौरोजी, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले और 1906 तक आते आते तिलक जैसे नेता कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर स्वशासन या स्वराज की मांग करने लगे। तो उन्होंने उन शक्तिहीन परिषदों को एक राजनैतिक अखाड़ा बना दिया। बिल्कुल। एक ऐसा मंच बना दिया जहां सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाई जाती थीं, मुश्किल सवाल पूछे जाते थे, और लोगों में अंग्रेजी राज के खिलाफ एक सोच पैदा होती थी। तो अगर हम इन 20 सालों का हिसाब किताब देखें, उनका एक तरह का रिपोर्ट कार्ड बनाए, तो क्या कहेंगे? इतिहास उन्हें किस नजर से देखता है? क्योंकि एक तरफ उनकी आलोचना भी होती है, हाँ, कि वे बहुत नर्म थे, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि उन्होंने नींव रखी। इसका मूल्यांकन कई परतों में करना होगा। अगर हम सफलताओं की बात करें तो जैसा कि इतिहासकार बिपिन चंद्र ने कहा, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बहुत मजबूती से बोए। उन्होंने ही पहली बार एक अखिल भारतीय मंच बनाया, लोगों को आधुनिक राजनीति में प्रशिक्षित किया, और सबसे बढ़कर औपनिवेशिक शासन के शोषक चरित्र को
सबके सामने उजागर किया। पट्टाभी सीतारमैया का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि उदारवादी नेता उस आधुनिक इमारत की नींव में दबी ईंट और गारे की तरह थे, जो दिखते तो नहीं, लेकिन जिनके बिना ऊपर की भव्य मंजिलें बन ही नहीं सकती थीं। बिल्कुल सही। उन्होंने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की पूरी वैचारिक जमीन तैयार कर दी, लेकिन उनकी विफलताएं भी थीं, और वो भी काफी गंभीर। क्या थी वो? उनकी सबसे बड़ी विफलता ये थी कि वो अपने आंदोलन का सामाजिक आधार नहीं बढ़ा पाए। उनका आंदोलन ज्यादातर पढ़े लिखे शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित रहा। मतलब आम जनता, किसान, मजदूर और खासकर महिलाएं इस आंदोलन का हिस्सा नहीं थीं। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह उनकी अपनी सोच में थी। उन्हें आम जनता की राजनीतिक समझ पर ज्यादा भरोसा नहीं था। अच्छा। उन्हें लगता था कि भारतीय समाज जातियों और धर्मों में बुरी तरह बटा हुआ है और आम जनता अज्ञानी और रूढ़िवादी है। वे मानते थे कि जनता को सीधे राजनीति में शामिल करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल नहीं थी? ये न समझ पाना कि एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए ही ये अलग-अलग तबके एक राष्ट्र के रूप में जुड़ सकते हैं? निश्चित रूप से। और इसी वजह से बाद में लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे अवसरवादी आंदोलन तक कह दिया। लेकिन हमें ब्रिटिश सरकार के रवैये को भी नहीं भूलना चाहिए। उदारवादी चाहे जितनी भी वफादारी की बातें करते, अंग्रेज सरकार उन्हें शुरू से ही शक की निगाह से देखती थी। हाँ, सरकार का रवैया दोस्ताना तो बिल्कुल नहीं था। तो कैसा था? दोस्ताना तो दूर की बात है, शुरू से ही शत्रुतापूर्ण था। जैसे ही कांग्रेस ने राजनीतिक सुधारों की मांग शुरू की, वाइसरॉय डफरिन ने कांग्रेस को एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक, मतलब माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कह दिया। और राजद्रोह का कारखाना भी तो कहा था। हाँ, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। अंग्रेज अधिकारी राष्ट्रवादियों को देशद्रोही ब्राह्मण और अविश्वासी बाबू जैसे नामों से बुलाते थे। और यहीं से बांटो और राज करो की नीति को भी संस्थागत रूप दिया गया होगा। बिल्कुल। अंग्रेजों में तुरंत सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह जैसे तत्वों को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन जैसी संस्थाएं बनवाईं। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को और गहरा करने की कोशिश की। जी, ये सब दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार उदारवादियों की विनम्र राजनीति को भी अपने लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देख रही थी। तो कुल मिलाकर उदारवादी एक बहुत जटिल विरासत छोड़ गए। वे वो अग्रणी थे जिन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर एक राष्ट्रीय चेतना पैदा की। उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया। और भले ही वो खुद एक जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आने वाले दशकों के एक ज्यादा उग्र, ज्यादा व्यापक आंदोलन के लिए एक ठोस जमीन जरूर तैयार कर दी। बिल्कुल। उनकी भूमिका को समझने के लिए जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे की एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक बार गोखले से कहा था, और ये सोचने वाली बात है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, ये जो याचिकाएं हम भेजते हैं, वे नाम के लिए सरकार को भेजी जाती हैं। असल में वे लोगों को संबोधित की जाती हैं ताकि वे इन मामलों पर सोचना सीख सकें। ये काम हमें कई सालों तक करते रहना होगा, बिना किसी और परिणाम की उम्मीद किए। वाह, ये तो पूरी रणनीति को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। मतलब असली मकसद सरकार को मनाना था ही नहीं। असली मकसद था जनता को शिक्षित करना। ये एक लंबी, धैर्य वाली राजनीति थी। हाँ, और यहीं पर आज के लिए एक सवाल खड़ा होता है ना? बिल्कुल। रनाडे जिस धैर्यवान दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति की बात कर रहे थे, जिसमें पीढ़ियां लग सकती हैं, क्या आज की इस तेज रफ्तार सोशल मीडिया और तुरंत नतीजों की दुनिया में ऐसी राजनीति की कोई जगह है? या वो धीमी, मजबूत नींव रखने की कला अब इतिहास की बात हो चुकी है।